वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। सफलता के सारथी की टीम की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज डेट है 15 अगस्त, आप सभी काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तो हम सभी उन वीर सैनिकों को नमन करते हैं जिनकी वजह से आज हमको आज़ादी मिली है। जय हिंद, जय भारत, इसी नारे के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य के हर्बल मिर्ची को जीआई टैग मिला है? देखिए, यह मिर्ची है गोवा राज्य की। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, देखिए हर्बल मिर्ची के अलावा खाजे मिठाई और मिंदोली या मोयरा केले को भी जीआई टैग मिला है। तो कुल मिलाकर 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जीआई टैग के बारे में, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हम इसको कहते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तुओं का कानूनी अधिकार उस राज्य को प्रदान कर दिया जाता है जीआई टैग के अंतर्गत। देखिए, इसके अंतर्गत इसी साल एक और मिर्ची है जिसका नाम है खोला मिर्ची, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है और यह भी गोवा की है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। अच्छा, गोवा के राज्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो राजधानी है पणजी। और पणजी किस नदी के किनारे, ये क्वेश्चन आता है, तो पणजी है मांडवी नदी के किनारे। देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री वर्तमान में है प्रमोद सावंत। साथ ही आपको याद रखना है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, तो वह है सेंक्युलम, तो इसको आप याद रखिएगा। राज्यपाल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वह है सत्यपाल मलिक। देखिए, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री जिनके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, जो हमारे रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, मनोहर पार्रिकर जी। इनके बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके जीवन के ऊपर एक बुक लिखी गई है, ठीक है, जिस बुक का नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पार्रिकर। तो इसको आपको याद रखना है। और इसको लिखा किसने है? इस बुक को लिखा है सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए, देश का पहला जीआई स्टोर गोवा में खुला है और सौर ऊर्जा से चलने वाली जल टैक्सियों को शुरू करने वाला पहला राज्य भी गोवा बन गया था, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा गोवा की कोटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा गोवा में है सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी और सलीम अली नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करें तो यह कहाँ पर है, तो यह है जम्मू कश्मीर में। दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय योजना शुरू की है? देखिए, यह योजना शुरू की गई है असम में। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इस योजना की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य 17 लाख परिवारों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, ठीक है। इसमें जो भी परिवार आर्थिक रूप से तंग हैं उनको फूड प्रोडक्ट के लिए 830 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। खाद्य सामग्री के लिए 830 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं असम राज्य के बारे में, तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और हाई कोर्ट के जो चीफ ऑफ जस्टिस हैं वह हैं अजय लांबा, तो उनको आप याद रखिएगा। देखिए, इसके अलावा असम से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो असम में अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है कामाख्या मंदिर के पास में। देखिए, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करूं कि यहाँ पर एक और महोत्सव आयोजित किया जाता है जिसका नाम है बिहू महोत्सव, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा धनवंतरी योजना शुरू की गई है असम में और असम का जो पोवा फॉरेस्ट रिजर्व था उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड कर दिया गया। ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं सिर्फ एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। देखिए, जो ढींग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसको अपग्रेड कर दिया गया है नेशनल पार्क में, वह भी असम में, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पर दुनिया का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है, गोल्डन टाइगर देखा गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, वैसे आपको पता है वह वन हॉर्न राइनो के लिए काफ़ी फेमस है। तो हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। असम से हम इतना ही देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम थोड़ा और रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि असम में कुछ नेशनल पार्क और हैं, क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, औरांग नेशनल पार्क है यहाँ पर, और यहाँ पर एक और है डिब्रू सिरोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क, ये सब असम में ही, तो इसको आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा मंत्रालय फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने वाला है? देखिए, यह है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, तो इन्होंने फैट, आलस, टेंशन जैसी बीमारियों से भारतीयों को मुक्त करने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया है और इसका आयोजन 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे से 2 अक्टूबर 2020 गांधी जी की जयंती तक किया जाएगा। देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत इसका शुरुआत की जा रही है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए यहाँ आपको लिखा दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एक अवार्ड देती है, ठीक है, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ साइंस, जो इस बार दिया गया अशोक साहनी को, तो उसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में बात करूं तो ये इसकी जो रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं वेद प्रकाश दुदेजा, तो इनको अवार्ड मिला है इन्फा बिजनेस लीडर अवार्ड
ऑफ द ईयर 2020, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री से यह क्वेश्चन बनता है कि होम मिनिस्ट्री ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौर पुलिस स्टेशन को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस सम्मानित किया है, तो इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज शुरू किया? देखिए इसकी शुरुआत की है रिलायंस फाउंडेशन ने। रिलायंस फाउंडेशन ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID और विमल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी WGDP के साथ मिलकर देश भर में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है। देखिए यह जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको कम करेगा और डिजिटल डिवाइड के अंतर को भी यह कम करेगा, तो इसको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करूँ रिलायंस फाउंडेशन के बारे में, तो इसके अध्यक्ष और संस्थापक हैं नीता अंबानी। अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया रेडियो के बारे में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑल इंडिया रेडियो ने यह फैसला किया है कि वह वीक में एक बार संस्कृत में समाचार पत्र सुनाएंगे, तो उसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिखा हुआ दिखा है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा सोमा मंडल को, तो उनको आप याद रखिएगा। बात करूँ मैं LIC के बारे में, देखिए LIC के बारे में अगर बात करूँ तो LIC ने जो उसकी रुकी हुई पॉलिसीज़ हैं उनको फिर से शुरू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नाम से एक योजना की शुरुआत की है। देखिए LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। LIC के प्रेसिडेंट कौन है? MR कुमार, और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। संसद के लोकसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कौन सी विदेशी भाषा शुरू की गई है? देखिए इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यह भाषा है फ्रेंच। लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लोकसभा में फ्रेंच भाषा का जो बेसिक सिलेबस है उसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की है। देखिए यह एक अभियान है, इसके अंतर्गत एक प्राइड पहल है जिसके बारे में अगर बात करूं तो प्राइड का फुल फॉर्म है पार्लियामेंटेरिज्म रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर डेमो। इसके अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है और आने वाले समय में जर्मनी, स्पेनिश व अन्य विदेशी भाषाओं का भी पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, तो इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस का 22वां जो संस्करण है उसके मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में पहले स्थान पर है इंग्लिश, दूसरे स्थान पर है मैड्रिन जो कि चीनी भाषा है, चीनी लोग इस भाषा को बोलते हैं, तीसरे स्थान पर है हिंदी और चौथे स्थान पर है स्पेनिश, इसको आप याद रखिएगा, और 5वें स्थान पर है फ्रेंच, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको लिखा दिखेगा संसद, है ना। तो एक दिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको आर्टिकल्स अगर आपको याद करने हैं। देखिए संसद का आर्टिकल होता है, सरल ट्रिक मैंने बताई थी, सा से होता है संसद, तो संसद का आर्टिकल हो गया 79, राज्यसभा का हो गया 80, रा से आया राज्यसभा, स उसका आर्टिकल हो गया 80 और ला से आया लोकसभा, लोकसभा का आर्टिकल हो गया 81। तो इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा स र और ल, सा से आपको याद रखना है 79 संसद, रा से आपको याद रखना है राज्यसभा 80, उसके बाद आती है लोकसभा 81, तो ये आप याद रख सकते हैं ट्रिक से। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने YSR चयूथा योजना की शुरुआत की है? देखिए YSR जब बात हो रही है तो राज्य है आंध्र प्रदेश। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए इस योजना के अंतर्गत जो माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर्ड करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए और सेल्फ डिपेंड करने के लिए, मतलब उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना के अंतर्गत इन महिलाओं को बैंक के द्वारा 75,000 का लोन दिया जाएगा जिससे वे अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें। देखिए एक बात आपको याद रखनी है, अगर आपको कहीं पे भी लिखा हुआ दिखता है YSR किसी भी योजना में, तो वह योजना होगी आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई। क्यों होगी? आंध्र प्रदेश के जो CM हैं जगत मोहन रेड्डी साहब, इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस, तो यह इसका रीज़न है, तो आप इसको याद रखिएगा। वैसे अच्छा है, अपन को याद रखने में आसानी होगी। देखिए इसके अलावा हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने 3 राजधानियों को मंजूरी दे दी है, इनके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अमरावती होगी लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम होगी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और कुर्नूल होगी जुडिशियली कैपिटल, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा महिलाओं एवं बच्चों को साइबर हमलों से बचाने के लिए ई-रक्षाबंधन योजना की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में की गई है। गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में की गई है और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट भी आंध्र प्रदेश में ही शुरू किया गया है। देखिए विजयवाड़ा जो शहर है वह किस नदी के किनारे है? वह कृष्णा नदी किनारे। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। देखिए भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, ये तो आपको पता होगा। और ईयर क्या था? ईयर था 1956। देखिए एक और योजना जो रह गई है उसको मैं याद करूँ, जिसको हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, जगन्नाथ चेदोड़ू योजना, इसको भी शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। देखिए अब मैं बात करूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में। देखिए हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है। इसके अलावा अगर मैं हरियाणा के बारे में बात करूं तो हरियाणा में आयोजित होने हैं यूथ गेम्स 2021 के, तो उनको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इनका पूरा नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं
हाल ही में किन दो देशों के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? तो यह शांति समझौता हुआ है इजराइल व यूएई के बीच में। देखिए, यह जो शांति समझौता है, इसके पहले हम बात करें कि विवाद क्या था। पहले हम बात करते हैं इनकी स्थितियों की मैप पे, जैसा कि आपको यह दिख रही है। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इजराइल, यहाँ पे आपको दिख रहा है यूएई। देखिए, यह जो विवाद था 1948 मई 1948, जब से इजराइल ने स्वयं को स्वतंत्र देश घोषित किया था, तब से कई सारी कंट्रीज, मेनली जो मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इजराइल को देश माना ही नहीं है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि उनका मानना है कि यह जो ज़मीन है यह इजराइल की नहीं है, वह फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन है। इजराइल के जो लोग हैं वह यहूदी धर्म को मानते हैं और वहाँ पर उनका मानना है कि यह लोग यह इजराइल में ज़बरदस्ती आकर वहाँ पर बस गए हैं। और आज भी कई देश ऐसे हैं जैसे कि सऊदी अरब, यमन हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ, ईरान हुआ, सीरिया हुआ, लेबनान हुआ, यह इजराइल को देश नहीं मानते। ठीक है, तो यह जो शांति समझौता है, इसमें मीडिएटर की भूमिका किसने निभाई है? मीडिएटर की भूमिका निभाई है यहाँ पर अमेरिका ने, तो उसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा यह जो समझौता है इसका नाम रखा गया इब्राहिम समझौता, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए, इजराइल ने हाल ही में यूएस के साथ मिलकर एक डिफेंस सिस्टम, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो का सफल परीक्षण किया है और इसको इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और इजराइल मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड स्टेट मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने मिलकर कंडक्ट किया है, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए, यह जो शांति समझौता है, इसके पहले भी कुछ और देश हैं जो इजराइल के साथ शांति समझौता कर चुके हैं। अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो वह है इजिप्ट, जॉर्डन और उसके बाद यूएई, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए, आपको मैं कुछ क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। इजराइल के पीएम कौन है? तो वह है बेंजामिन नेतन्याहू, कैपिटल है जेरूसलम और जो करेंसी है वह है न्यू शेकेल, तो उसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने कोरोना वैक्सीन प्रबंध पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की है? देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, देखिए, कोरोना वैक्सीन मैनेजमेंट पर हाल ही में आयोजित हुई राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता की है नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर BK पॉल ने। अगर मैं इनके बारे में बात करूं, देखिए, यह जो समिति है यह वैक्सीन की उपलब्धता और उसके वितरण तंत्र को सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार विमर्श करेगी। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में रसिया ने एक वैक्सीन हाल ही में रजिस्टर कराई जिसका नाम है स्पुतनिक 5। तो इस मीटिंग में यह चर्चा की जाएगी कि इंडिया को रसिया से वैक्सीन खरीदनी चाहिए या फिर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है उसका इंतजार करना चाहिए। तो देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि वर्तमान में कोरोना वायरस इंडिया में तो दिन ब दिन फैलता जा रहा है, केस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा, देखिए, ये लिखा हुआ है SS मुंद्रा। देखिए, SS मुंद्रा जो है इनको इंडिया वुल्स हाउसिंग फाइनेंस IVH के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा हर्ष कुमार भानवाला, तो इनको कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। फिर आपको यहाँ पे लिखा दिखेगा प्रदीप कुमार जोशी, तो प्रदीप कुमार जोशी ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये हाल ही में UPSC के चेयरमैन बने हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस नाम से ऑफशोर पेट्रोल वेसल को इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है OPV सार्थक के नाम से। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो गोवा शिपयार्ड ने इसको लॉन्च किया है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यह 5 इंडिजीनियस ऑफशोर पेट्रोल वेसल की सीरीज का 4th OPV है और यह सीरीज समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है और इसमें कई नेविगेशन, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सेंसर्स व मशीनरी लगे हुए हैं, तो उनको आप याद रखिए। देखिए, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं इनके बारे में। देखिए, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने जापान के साथ सहयोग कर्जन नाम का एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज की है, तो उसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा सहयोग कर्जन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा में सारेक्स 20 नाम का एक्सरसाइज भी की है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DGP बनी, उनका नाम क्या है? उनका नाम है नुपुर कुलश्रेष्ठ। यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा, देखिए, ICGS सचेत। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वर्चुअली इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS सचेत को गोवा में कमीशन किया है, तो उसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने SEP 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की है? देखिए, इसकी शुरुआत की है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन
व डेल टेक्नोलॉजीज दोनों ने मिलकर की है, इसलिए ए और बी बोथ इसका आंसर होगा। सेप के फुल फॉर्म के मैं बारे में बात करूं तो स्टूडेंट एंटरप्राइजेस प्रोग्राम 2.0 इसका फुल फॉर्म है और यह इसका दूसरा एडिशन है और यह प्रोग्राम अटल थिंकिंग लैब्स के यूथ इनोवेटर्स के लिए शुरू किया गया है। देखिए अगर मैं बात करूं नीति आयोग के बारे में तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और प्लानिंग कमीशन के स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। देखिए वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वह कौन है। देखिए नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी। इसके सीईओ कौन है तो वह है अमिताभ कांत। वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, तो याद रखिएगा। बात करते हैं हमारे ऑप्शंस के बारे में, आपको यहाँ पे लिखा दिखेगा फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर जो है वह है दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1927 को। देखिए इसे क्वेश्चन बनता है संगीता रेड्डी व जानवी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तो 13 अगस्त 2020 को मोदी जी देश के चौथे सबसे अधिक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही यह स्वर्गीय पूजनीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा सेवा देने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए हैं, तो उनको आप याद रखिएगा। देखिए पहले यह रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर था जिन्होंने 2268 दिन प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। देखिए अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, आपको यहाँ पर दिखेगा जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो कि सबसे ज़्यादा समय मतलब कि 16 साल 286 दिन प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, तो उसको आप याद रखिएगा। देखिए उसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा गुलजारी लाल नंदा। इनके बारे में हम इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि ये सबसे कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद 13 दिनों तक यह कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 1966 की यह बात है, तो उसको आप याद रखिएगा। देखिए अब मैं बात करूं मोरारजी देसाई के बारे में। देखिए मोरारजी देसाई 1977 में भारत के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन ने किसे अपना वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार नियुक्त किया है। देखिए इनका नाम है कमला हैरिस, यह भारतीय मूल की हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें, देखिए अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी सांसद कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है और अगर हम आपको बता दें तो इस साल के अंत तक आखिर में अमेरिका में चुनाव होने हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिक पार्टी के हैं, उनके अपोजिट में लड़ेंगे चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन। और कमला हैरिस की जो माँ है, अगर हम कमला हैरिस के बारे में बात करें तो कमला हैरिस की जो माँ थी वह भारतीय थी और इनके जो पिता थे वह जमैकन थे और इस पद पर चुनाव लड़ने वाली वह पहली अश्वेत महिला होंगी। कमला हैरिस 2016 में अमेरिकी सेनेटर बनी थी और ऐसा करने वाली वे पहली भारतीय अमेरिकी हैं। इसको आप याद रखिएगा। देखिए कमला हैरिस जो है इनके खिलाफ, इनके अपोजिट में चुनाव कौन लड़ेगा तो वह लड़ेंगे माइक पेंस, तो इनको आप याद रखिएगा, जो कि वर्तमान में यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। देखिए कल का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर है ग्रेटा थनबर्ग। हाल ही में किसे गुल्विंकन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी दिया गया है, ठीक है, वह है ग्रेटा थनबर्ग। ठीक, अब अगर मैं बात करूं आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, देखिए आयतन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। वॉल्यूम के आधार पर मतलब कि उसमें जो वाटर कितना है पानी के आधार पर, तो इसका आप आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।